हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ करंट अफेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोगों का कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 जो कि अप्रैल से नवंबर तक का है में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया है। आपको अप्रैल से नवंबर के बीच का बताना है। ऑप्शन है चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सऊदी अरब। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा हम लोगों का चीन। चीन से भारत ने सर्वाधिक आयात किया है। चलिए, इसके बारे में हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे 5 नंबर्स को पूछता है। 2022-23 जो अप्रैल से नवंबर में है, भारत के शीर्ष 5 आयातक देश हैं। वो है चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए तीसरे नंबर पर, चौथे पे है सऊदी अरब और 5वें नंबर पर है आपका इराक। यहाँ पर चीन पहला है, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत ने किसे सबसे ज़्यादा निर्यात किया। तो निर्यात वाले देशों को आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा किसके प्रकार हैं। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं: लाल समुद्री शैवाल, पीले समुद्री शैवाल, हरे समुद्री शैवाल या फिर काले समुद्री शैवाल। ये अभी हाल ही में खोज हुआ है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा किसके प्रकार हैं? तो ये है लाल समुद्री शैवाल के। आइए इसके बारे में भी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा लाल समुद्री शैवाल के प्रकार हैं। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों ने गुजरात, दीव और तमिलनाडु के तटों पर समुद्री शैवाल की 2 नई देसी प्रजातियों की खोज की है और इनका नाम रखा है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा। इन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है कि भारत के बाद हाइपनिया बुलेटा, इसके शरीर पर छाले के जैसा, जो कि बुलेट के जैसे है, ऐसा निशान है, इसीलिए उसे बुलेटा दिया गया है। और हाइपनिया इंडिका मतलब भारत में पाया गया है। समुद्री शैवाल जीनस हाइपनिया या फिर लाल समुद्री शैवाल का हिस्सा है। लाल समुद्री शैवाल की प्रजातियां आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि उसमें कैरेजेनिन होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जैव अणु होता है जिसका व्यापक रूप से खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है। समुद्री शैवालों से रिलेटेड कुछ और फैक्ट कि वे बिना जड़ों, तनों और पत्तियों के आदिम समुद्री गैर फूल वाले समुद्री शैवाल हैं, जो कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प वन कहा जाता है। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्वेश्चन, केल्प वन के बारे में जो पूछा जाए तो ये समुद्री शैवाल जो पानी के नीचे घने जंगलों का निर्माण करते हैं, उन्हें केल्प वन कहा जाता है। जो मछली, घोंघे, समुद्री जलसाही यानी कि अर्चिन, जिसको सी अर्चिन बोलते हैं, के लिए पानी के नीचे पौधशाला के रूप में कार्य करते हैं। तमिलनाडु और गुजरात तटों और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के आसपास इन्हें काफ़ी प्रचुर मात्रा में हम लोग दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से फल भारत में अत्यधिक उत्पादित होते हैं जो देश को सबसे बड़ा उत्पादक बनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं लीची, आम, संतरा, सेब। अगर जो आपको बताते चले कि इन ऑप्शन में कोई एक फल हटा करके केला आ जाता है तो वो केला मस्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर केला नहीं है, तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, आम है। आम है जो भारत में अत्यधिक उत्पादित होते हैं, और ऐसे वर्ल्ड वाइड देखें तो चीन है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। फलों के उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में केला सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पर आम है, तीसरे नंबर पर पपीता, फिर अमरूद, फिर अनार और लास्ट में यहाँ पर हम लोग आंवला को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। यहाँ कुछ फसल दिए हुए हैं, गेहूं, मटर, मूंगफली और कद्दू। आपको बताना है खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा, मूंगफली, जो कि हम लोग देखते हैं कि बरसात का सीज़न में हम लोग को देखने को मिलता है, धान के समय। तो खरीफ की फसल में यहाँ थर्ड मूँगफली है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, खरीफ की फसलें किसे कहते हैं और रबी की फसलें किसे कहते हैं। खरीफ की फसलें, जिन्हें मानसून फसल के रूप में जाना जाता है, घरेलू पौधे हैं जो दक्षिण एशिया में बरसात की ऋतु में उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं, जो अप्रैल से अक्टूबर तक कहीं भी चल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, बाजरा मोटे अनाज में, रहर दाल में, सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन में, कपास और आदि खरीफ की फसलों में से हैं। इसमें से आपको बताते चले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कपास, इसके बाद ज्वार पूछा गया है, मक्का पूछा गया है, चावल, सोयाबीन और मूंगफली। तो कपास सबसे मस्ट है, कपास सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद मक्के को पूछा गया है, फिर मूंगफली, सोयाबीन और आपका ज्वार के बारे में पूछा गया है।
नेक्स्ट है इसमें दक्षिण एशिया में रबी फसलें। तो ये फसलें हैं जिन्हें रबी की फसल के रूप में जानते हैं। वो कृषि फसलें हैं जो सर्दी में उगाई जाती हैं और बसंत ऋतु में काट ली जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ, जौ, जई, छोले और चना जो कि दाल में आते हैं, अलसी, सरसों, तिलहन और अन्य फसलों को रबी की फसल माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललिता नटराजन 2023 में इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं ललिता नटराजन के से रिलेटेड। यूनिसेफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कार्यकर्ता की मान्यता मिली है इन्हें, या अमेरिकी श्रम विभाग का इकबाल मसीह पुरस्कार, या संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन अवार्ड, या अमेरिकी न्याय विभाग का मानवाधिकार पुरस्कार। अब आपको इसमें बताते चले कि जो बी और सी ऑप्शन है इसमें आप दोनों लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ललिता नटराजन जो कि एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, चेन्नई से बिलोंग करती हैं, तो इन्हें मिला है सेकेंड ऑप्शन अमेरिकी श्रम विभाग का इकबाल मसीह पुरस्कार। इकबाल मसीह पुरस्कार के बारे में बताते चले तो इकबाल मसीह एक पाकिस्तानी लड़का था जिसे वहाँ पर बेच दिया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है जब वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसी के नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है। आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के लिए अभियोग प्रस्तुत करते हुए 2023 का इकबाल मसीही पुरस्कार जीता है। इकबाल मसीही पुरस्कार के बारे में बताएं तो ये 2008 में कांग्रेस अमेरिकी द्वारा एक वार्षिक गैर मौद्रिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कोई पुरस्कार मिलता है तो कुछ धनराशि दी जाती है, यहाँ पर धनराशियाँ नहीं दी जाती है, यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। यह अमेरिकी श्रम विभाग के अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों के ब्यूरो जिसे ILAB कहते हैं में बाल श्रम, जबरन श्रम, मानव तस्करों के कार्यालय द्वारा प्रकाशित है। यह पुरस्कार बाल श्रम का प्रतियोगी में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है। तो इन्होंने भी इसी क्षेत्र में काम किया है, बच्चों को जो तस्करी करते हैं या बाल श्रम करवाते हैं तो इससे रिलेटेड इन्हें यह पुरस्कार मिला है, इकबाल मसीही पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डॉक्टर विलियम हार्वे, सर AJ हॉपकिंस, या लुई पाश्चर, या क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसमें से डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसको मतलब पहला हृदय का प्रतिस्थापना किया था। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं? कृषि वाले सेक्शन में मैंने आपको इससे रिलेटेड पॉइंट बताया है। गहन कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग या शुष्क कृषि, तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं, मिश्रित खेती। वहाँ पर मैंने बोला था मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं, जहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है और साथ ही साथ कृषि कार्य को भी संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बोरा जो चावल है उसके लिए जो उचित जलवायु है वो आपका असम में देखने को मिलता है, और फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। बोरा चावल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में असम में उगाया जाता है। असम में बोरा चावल का पारंपरिक महत्व है, इसे मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। बोरा चावल को दोई, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ परोसा जाता है। बोरा क्या है? एक चिपचिपे चावल की एक किस्म है जो बिहार में मुख्य रूप से, अब अच्छा ये तो बिहार के बारे में बताया कि बिहार में इसी टाइप का है चावल, कतरनी, लेकिन ये सुगंधित चावल है और यह वहाँ के कृषि के मौसम के अनुकूल होता है और यह अनाज मुख्य रूप से आकार में छोटा होता है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेकेंड, बिहार। अब आगे देखते हैं उड़ीसा और तमिलनाडु के बारे में। तो उड़ीसा में बताते चले कि अमारा, अंजलि और अनदा प्रकार के चावल पाए जाते हैं, और तमिलनाडु का जो सबसे फेमस है वो पुन्नी चावल है। पुन्नी चावल छोटा चावल होता है। तमिलनाडु में अदुथुराई और अरावन कुरुआ और अक्षय धन चावल भी लोकप्रिय है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु और इसमें जो चावल हैं, चावल के प्रकार या ये कहाँ पर है, खेती कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन आया तो आप लोग इसलिए सॉल्व कर लेंगे। रबी फसल का उदाहरण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अभी हम लोग फर्स्ट खरीफ के बारे में पढ़े हैं, यहाँ पर रबी का पूछा है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और अलसी। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो मक्का, सोयाबीन और मूंगफली ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। फोर्थ ऑप्शन जो अलसी है ये हमारी रबी की फसल है। आइए इससे रिलेटेड
रिलेटेड और देख लेते हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। इसमें से गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी हैं। इसके अलावा और कई जगहों पर गर्मी के दिनों में दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इसी प्रकार पटसन रबी फसल का एक उदाहरण है। खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में बारिश का मौसम आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास प्रमुख रूप से फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। कपास के बीज से प्राप्त कपास तंतु होता है। इससे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार रिपीटेड भी है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या पॉली एमिनो अम्ल। अच्छा, उसमें मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में डाला है उसमें इससे पूछा है कि कपास का जो तंतु है वो प्राप्त कहाँ से होता है, बीजों से, तनों से, फूल से या फिर कहाँ से। तो आपको बताएं कपास तंतु बीज से प्राप्त होता है और ये पॉलीसैकेराइड होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है, पॉलीसैकेराइड। आइए फैक्ट देखते हैं। कपास तंतु मुख्य रूप से सेलुलोज से बना पॉलीसैकेराइड बहुलक होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट बनता है, सेलुलोज संरचना के कारण दृढ़ता, टिकाऊपन और अवशोषकता के अद्वितीय गुण प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी बना है कि कपास किसके कारण दृढ़ता, टिकाऊपन और अवशोषकता, पानी को जो ऑब्जॉर्व करने का क्षमता होता है, ये किससे प्राप्त करता है, तो ये सेलुलोज की संरचना के कारण प्राप्त करता है। एक और है कि ये प्राप्त कहाँ से होता है। कपास का तंतु फूल के बीज के भाग से प्राप्त होता है। ये मैंने जो आपको बताया है अभी कम्युनिटी पोस्ट वाला क्वेश्चन ये है। कपास एक नरम रोएदार स्टेपल तंतु है जो कि कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक बॉल या सुरक्षात्मक आवरण में बढ़ता रहता है। और यह कपास किसकी फसल है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये खरीफ की फसल है। कच्चे तंतुओं को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने पॉइंट में दिया है। इसे ऊटना या जिनिंग कहते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है। शरीर के आंतरिक अंगों के परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो जब आंतरिक अंगों के उपकरण की बात किया जाए परीक्षण का, आंतरिक अंगों का परीक्षण, तो कार्डियोग्राम, एंडोस्कोपी, स्टेथोस्कोप या माइक्रोस्कोप, तो ये किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। आइए एंडोस्कोपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके डॉक्टर को आपके शरीर के अंदर देखने देती है। इसमें क्या होता है कि उपकरण में एक लंबी पतली ट्यूब से जुड़ा हुआ एक कैमरा लगा होता है और डॉक्टर इसे शरीर के मार्ग जैसे नाक या मुंह के रास्ते से अंदर क्या हुआ है उसे देखने के लिए इंसर्ट करते हैं। हृदय क्रियालेख यानी कि सेकेंड जो दिया हुआ है कार्डियोग्राम, इसके बारे में, तो इसे हृदय क्रियालेख बोलते हैं, कार्डियोग्राम। इकोकार्डियोलॉजी आप लोग सुने होंगे, ईसीजी वही है। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है ऑफ कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस बाय अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा जो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है उसे इकोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। स्टेथोस्कोप के बारे में बताते चले तो मुख्य रूप से आपके हृदय, फेफड़े और आंत्र पथ द्वारा आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनने में मदद करता है। और इसका उपयोग इसमें हम लोगों के रक्तचाप की भी जांच के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर की जो जांच होती है उसके लिए भी किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी या जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो आँख से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकता है और इसकी खोज किसने की थी, जैकेरियस जॉनसन ने की थी। ये आपका इन चारों ऑप्शन का डिटेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है। यहाँ पर नाक, मस्तिष्क, कान या फिर आँख, नाक की जांच करने का एक उपकरण होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं, 5 से 6 इंच अंदर डाल करके हम लोग राइनोस्कोप को देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी कंपनी 8 स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुँच गई है। ऑप्शन है रिलायंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो इसमें आपको बताते चले फर्स्ट ऑप्शन रिलायंस जो है ये आपको 45वें स्थान पर पहुंच गई है। और कितने स्थानों की छलांग लगा करके, तो ये कुल 8 स्थानों की छलांग लगा करके 45वें स्थान पर पहुंच गई है। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होता है। एक क्वेश्चन और बनता है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। अगर जो प्रारंभिक जांच आप डॉक्टर के पास गए हैं तो प्रारंभिक जांच वो किससे करेगा, हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या स्ट्रैबोस्कोप। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, स्टेथोस्कोप, जिसमें वो हृदय, फेफड़े और जितने भी अंदरूनी ध्वनियाँ हैं उसको सुनने के काम में लाता है। स्टेथोस्कोप यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भगवान भरई, यानी कि हम लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि गोद भराई,
उस समारोह के रूप में मनाया जा रहा है जिसका नाम है भगवान भरई, वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात, तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। यह आयोजन किया जा रहा है समारोह का राजस्थान में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। एक और क्वेश्चन है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में, या 1959 में, या 1972 में, या 1955 में? तो ये किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन है 1967 ईस्वी में। मानव का प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण 1967 ईस्वी में किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के पठार और पूरे विश्व में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पठार हैं, ज्योग्राफी में पूछता है कि ये पठार कहाँ पर स्थित है, तो उससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा, लेकिन वो गागर में सागर भरने वाला रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।